हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर हम क्रॉनिकल की जो प्रतिमाह पतली वाली मैगजीन आती है उससे सॉल्व कर रहे हैं। ये अगस्त मंथ की मैगजीन है, लेकिन इसमें करंट अफेयर जो है वह जून मंथ का दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 30 जून 2024 तक के घटनाक्रम का प्रस्तुतिकरण इस अंक में किया गया है। तो इसके पहले हमने राज्य समाचार, राष्ट्रीय, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, साथ ही रिपोर्ट एवं सूचकांक, योजना एवं कार्यक्रम, ये 8 टॉपिक यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। और अब जो आज का जो टॉपिक है वह है बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा, और साथ ही उद्योग एवं व्यवसाय। ये दोनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे, यानी कि इससे जितने भी संबंधित करंट अफेयर हैं जून मंथ के, वो सब हम एक जगह यहाँ पे देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि यदि आप कोचिंग में जा रहे हो, ऑफलाइन क्लासेस, या फिर आप लाइब्रेरी जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, तो प्लीज़ आप उस संस्था में घुसने से पहले हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि उस संस्था में जब जहाँ आप जा रहे हैं आपकी सेफ्टी का, पैसा तो आपको पूरी तरीके से आपसे ले रहे हैं, लेकिन आपकी सेफ्टी का, सिक्योरिटी का कुछ इंतजाम है कि नहीं। जैसे हो गया अग्निशामक यंत्र, वो यहाँ पे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। साथ ही अगर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है तो कहीं से इमरजेंसी एग्जिट बना हुआ है कि नहीं, कि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग सही से निकल पाते हैं वहाँ से कि नहीं। कभी भी कहीं भी जाइए, देखिए कोचिंग संस्थान आपसे पैसा ले लेंगी, ढेर सारे फेम दिखाएंगे, अपना ऐड देंगे, बहुत अच्छा अच्छा प्रचार करेंगे सब जगह, और आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार भी ऐसे एक संस्थान में, जो कि नामी गिरामी संस्थान है, उसमें आग लगा था और बच्चे 3rd फ्लोर से कूदे थे, और कई बच्चे जो है उसमें जख्मी भी हो गए थे। और अभी जो कल की घटना है जिसमें मतलब लाइब्रेरी में पानी भर गया, अचानक से पानी भर गया, उसमें 3-4 लोगों की डेथ हो गई, जो कि एकदम युवा थे। और सोचिए उनके घर पे उनके मम्मी पापा पर क्या बीत रही होगी। उसमें तो 1-2 लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट के ही थे। तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि आप जहाँ भी जाइए अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल करिए। रास्ते पर चलते हुए, बारिश का मौसम है, कभी भी कोई भी चीज़ को टच मत करिए। जैसे पिलर हो गया, अगर लोहे का पिलर लगा हुआ है या फिर कुछ भी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया करिए कि टच मत करिए। और आजकल देखते होंगे वाईफाई का वायर या फिर कुछ ऐसे टूट के गिरा रहता है, तो इन सब चीज़ों से आप बच के चलिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, करंट का भी इशू हो सकता है। तो प्लीज़ देखिए, सरकार जब वारदात हो जाता है तो सरकार हुआ या कोई भी हुआ एक्शन लेगा, लेकिन वो आप किसी की ज़िंदगी नहीं लौटा सकता। ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो इसको बचा के रखिए। और प्लीज़ जहाँ भी रहिए अपनी सेफ्टी का हमेशा ख्याल करिए। पैसे आप दे रहे हैं तो उस सब चीज़ों को आप कभी भी किसी भी कोचिंग संस्थान या फिर लाइब्रेरी में जाइए तो देख के जाइए कि हाँ, वहाँ पे कौन कौन सी व्यवस्थाएं कोचिंग में दे रहे हैं। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जान रहेगी तो आपको रोज़गार भी मिलेगा, आप पढ़ाई भी कर सकेंगे। अगर सेफ्टी ही नहीं रह गई, हमारी सिक्योरिटी ही नहीं रह गई, तो हम पढ़ाई क्या करेंगे। तो ये आप लोगों से अनुरोध है, किसी भी संस्था में जाइए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप वहाँ पे कितना सुरक्षित हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के अपने इस टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा से संबंधित यहाँ पे आज हम करंट अफेयर सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे पहला करंट इशू है यह है कि एसबीआई का एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन उत्पाद। 11 जून 2024 को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन उत्पाद लॉन्च किया। एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन उत्पाद एसबीआई को 45 मिनट के अंदर एमएसएमई के ऋण अनुरोधों को मंजूरी देने में सक्षम बनाएगा। एमएसएमई डिजिटल बिजनेस लोन ऋण देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि एपीआईएस के पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाता है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का स्टेट बैंक है। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में ही है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। तो ये तीनों पॉइंट एसबीआई के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट करंट इशू है, भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार। विमानन डेटा विश्लेषण फर्म ओएजी के डेटा पर आधारित विश्लेषण के अनुसार भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है, जो एक दशक पहले 5वें स्थान पर था।
देश की घरेलू एयरलाइंस क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो अप्रैल 2014 में 7.9 मिलियन से दुगनी होकर 2024 में 15.5 मिलियन हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन 86.1 मिलियन और 67.8 मिलियन सीटों के साथ घरेलू एयरलाइन क्षमता में शीर्ष 2 स्थानों पर बने हुए हैं। भारत में कम लागत वाली एयरलाइनों में बदलाव खास तौर पर महत्वपूर्ण रहा है। भारत की सीटों की क्षमता वृद्धि दर सालाना 6.9% बढ़ी है। भारत में घरेलू उड़ानें संचालित करने वाले 119 हवाई अड्डे, जबकि चीन में 250 और अमेरिका में 656 हवाई अड्डे हैं। तो भारत का स्थान अब तीसरा हो गया है, जो कि एक दशक पहले यानी कि 10 वर्ष पहले या 5वें स्थान पर था। यानी कि भारत अमेरिका चीन के बाद तीसरे स्थान पर अब काबिज हो गया है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एसबीआई द्वारा सरकार को लाभांश हस्तांतरण। 21 जून 2024 को भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश हस्तांतरित किया। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी की मौजूदगी में एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लाभांश का चेक सौंपा। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि एसबीआई के जो चेयरमैन हैं वहाँ है दिनेश कुमार खारा। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 13.70 रुपये प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया, जो पिछले वर्ष वितरित 11.30 रुपये प्रति इक्विटी से अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2023-24 के दौरान बैंक के पिछले वर्ष के 55,648 करोड़ रुपए के मुकाबले 67,085 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड समेकित शुद्ध लाभ अर्जित किया गया। नेक्स्ट जो करंट इशू है यह है कि विदेश मंत्रालय एवं भारतीय स्टेट बैंक के मध्य समझौता। 15 जून 2024 को विदेश मंत्रालय एवं भारतीय स्टेट बैंक के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य भारतीय प्रवासी श्रमिकों, भर्ती एजेंटों और ई माइग्रेट पोर्टल के अन्य उपयोगकर्ताओं को एसबीआई ई पे नामक भुगतान गेटवे के माध्यम से एसबीआई की अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करना है। यह समझौता ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं के माध्यम से डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से भारतीय प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित और कानूनी प्रवास के दायरे को और अधिक सुविधाजनक और बढ़ाया जा सकेगा। 2014 में अपनी शुरुआत के बाद से ई माइग्रेट परियोजना रोजगार के लिए उत्प्रवास एवं अपेक्षित यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड देशों में जाने वाले भारतीय कामगारों की सहायता कर रही है। यानी कि जो ई माइग्रेट परियोजना है यह 2014 में शुरू की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेबी द्वारा क्लियरिंग कॉरपोरेशन हेतु समिति गठित। जून 2024 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति गठित की। तो इसकी अध्यक्ष कौन है? तो उषा थोराट है इसकी अध्यक्ष। इस समिति का उद्देश्य समाशोधन निगमों यानी कि क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के स्वामित्व और आर्थिक संरचना की समीक्षा करना है। साथ ही समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय भी सुझाएगी कि समाशोधन निगम लचीले, स्वतंत्र और तटस्थ जोखिम प्रबंधकों के रूप में कार्य कर सकें। स्वामित्व संरचना के संबंध में समिति व्यवहार्यता की जांच करेगी तथा उन पात्र निवेशकों की सूची को विस्तृत करेगी जिन्हें क्लियरिंग कॉरपोरेशन में शेयरधारिता लेने के लिए अनुमति है। इसके बाद समिति ऐसे निवेशकों की श्रेणियों का सुझाव देगी जो ऐसे निगमों में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। समिति का गठन हाल ही के वर्षों में भारतीय प्रतिभूति बाजारों की पर्याप्त वृद्धि और केंद्रीय जोखिम प्रबंधन संस्थानों के रूप में समाशोधन निगमों के महत्व के कारण किया गया है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन एक वित्तीय संस्था है जो वित्तीय बाजारों में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है ताकि लेन देन सुचारू और कुशल निपटान सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 1992 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसको याद रखिएगा कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1992 में हुई थी और यह एक वैधानिक निकाय है। यानी कि इसकी जो स्थापना हुई है वह अधिनियम के द्वारा की गई है, ना कि इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। संवैधानिक बॉडी नहीं है, वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट करंट इशू है, सेबी द्वारा मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 3 जून 2024 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने मुंबई के सेबी भवन में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया। सारथी 2.0 ऐप डिजिटल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से व्यापक उपकरणों के साथ एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस पेश करता है।
इसमें वित्तीय कैलकुलेटर शामिल हैं और ऐसे मॉड्यूल और जो केवाईसी प्रक्रियाओं, म्यूचुअल फंड, ETF, स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की खरीद और बिक्री, साथ ही निवेशक शिकायत निवारण तंत्र और ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म का परिचय देते हैं और समझाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐप में निवेशकों को उनकी व्यक्तिगत वित्त योजना में सहायता करने के लिए डिजाइन किए गए एक वीडियो की एक श्रृंखला भी शामिल है। नेक्स्ट करंट इशू है बैंक क्लिनिक पहल। 3 जून 2024 को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ यानी कि AIBEA ने बैंक ग्राहकों की शिकायत निवारण में सहायता के लिए बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जो है प्रौद्योगिकी के तेजी से विस्तार और खुदरा बैंकिंग पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता करना है। साथ ही यह एक गैर समाधान सलाहकार मंच है जो RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार उपलब्ध उपायों पर ग्राहकों का मार्गदर्शन करता है। यह सामान्य बैंकिंग लोकपाल प्रक्रिया के साथ साथ एक अतिरिक्त चैनल के रूप में कार्य करता है। इस पहल के तहत ग्राहक बैंक क्लिनिक वेबसाइट पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और 5 कार्य दिवसों के भीतर उन्हें उपलब्ध उपायों और उनके विशिष्ट मुद्दों के लिए प्रासंगिक RBI दिशा निर्देश का विवरण देते हुए उत्तर प्राप्त होगा। यह ग्राहकों को उपलब्ध उपायों के बारे में मार्गदर्शित करता है, लेकिन सीधे प्रश्नों का समाधान नहीं करता है। यह बैंकों को मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान करता है तथा उन क्षेत्रों को उजागर करता है जहां सेवा की कमियां मौजूद हैं। नेक्स्ट करंट इशू है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB की रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ साझेदारी। तो जून 2024 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में अनूठी धन प्रेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए सीमा पार धन हस्तांतरण में वैश्विक अग्रणी कंपनी रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ साझेदारी की। साथ ही इस साझेदारी से देश भर के दूरदराज के इलाकों में ग्राहकों को सुविधाजनक और किफ़ायती वित्तीय सेवाएं प्राप्त होंगी। संचार मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार IPPB और रिया के बीच साझेदारी से ग्राहकों तक डोर टू डोर बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी। इससे उन्हें केवल उतनी ही राशि निकालने की अनुमति मिलेगी जितनी उन्हें तुरंत चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पिछली चुनौतियों और जोखिमों को कम करना, जिससे वास्तविक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस साझेदारी के माध्यम से ग्रामीण भारत में अभिनव धन प्रेषण सेवा शुरुआत में 25,000 से अधिक डाकघरों में उपलब्ध होगी, जिसकी डाकघरों के माध्यम से 1 लाख से अधिक स्थानों तक पहुंचने की उम्मीद है। नेक्स्ट जो करंट इश्यू है यह है कि RBI द्वारा 3 प्रमुख पहलों का अनावरण। 28 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक की 3 प्रमुख पहलों यानी कि प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप एवं फिनटेक रिपॉजिटरी का अनावरण किया। प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपॉजिटरी जिसका अनावरण किया गया है। इन पहलों की घोषणा जो है RBI की विकास और विनियामक नीतियों पर द्विमासिक वक्तव्य के हिस्से के रूप में क्रमशः अप्रैल 2023 और अप्रैल 2024 और दिसंबर 2023 में की गई थी। प्रवाह पोर्टल किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए विभिन्न विनियामक अनुमोदकों के लिए सहज तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना सुविधाजनक बनाएगा। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप खुदरा निवेशकों को रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म तक सहज और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करेगा तथा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन में आसानी प्रदान करेगा। फिनटेक रिपॉजिटरी में नियामक दृष्टिकोण से क्षेत्र की बेहतर समझ के लिए भारतीय फिनटेक फार्मा पर डेटा के समृद्ध भंडार की जानकारी होगी और उचित नीति दृष्टिकोण तैयार करने में सुविधा होगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो तीनों पहल हैं कौन कौन सी, तो प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है और फिनटेक रिपॉजिटरी, ये तीनों किसके द्वारा इसका अनावरण किया गया, तो इसका अनावरण RBI के द्वारा किया गया। नेक्स्ट जो करंट इशू है यह है कि भारत पे एवं इन्वेस्ट इंडिया के मध्य साझेदारी। 20 जून 2024 को भारत पे ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP उत्पादकों और विक्रेताओं में डिजिटल वित्तीय समावेशन और डिजिटल वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के बीच इस साझेदारी का लक्ष्य डिजिटल वित्तीय समावेशन और साक्षरता बढ़ाने की दिशा में सरकार के प्रयासों में योगदान देना है। साथ ही इससे भारत के Tier 3 और Tier 4 शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों में ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान माध्यमों तक पहुंच बढ़ेगी। इस सहयोग का उद्देश्य ODOP उत्पादकों और विक्रेताओं को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है।
इस पहल के लिए विभिन्न राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के जिलों को शामिल किया गया है। ओडीओपी का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले को विशिष्ट जिले के रूप में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके विनिर्माण और निर्यात केंद्र में बदलना है। ओडीओपी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत एक पहल है। नेक्स्ट जो है, अब उद्योग एवं व्यवसाय से संबंधित जो करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पे देख लेंगे। वार्टशिला ने विश्व का पहला 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन बनाया है। तो 18 जून 2024 को फिनलैंड स्थित प्रौद्योगिकी समूह वार्टशिला, ये जानते रहिएगा, ये फिनलैंड का प्रौद्योगिकी समूह है वार्टशिला, ने विश्व का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य भविष्य की शुद्ध शून्य विद्युत प्रणालियों यानी कि नेट जीरो पावर सिस्टम को सक्षम करना है। यह हाइड्रोजन रेडी पावर प्लांट वार्टशिला 31 इंजन प्लेटफॉर्म पर आधारित है। यह विश्व में सबसे अधिक कुशल है। यह स्टार्ट कमांड से 30 सेकंड के भीतर ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है तथा ईंधन लचीलेपन के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नया इंजन पावर प्लांट प्राकृतिक गैस और 25% हाइड्रोजन मिश्रण पर चल सकता है। इस प्लेटफॉर्म ने 1000 मेगावाट से अधिक की वैश्विक स्थापित क्षमता के साथ 1 मिलियन से अधिक घंटे की परिचालन क्षमता हासिल की है। साथ ही हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट अवधारणा को TUV-SUD द्वारा प्रमाणित किया गया है। 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन 2025 में ऑर्डर के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है और 2026 से डिलीवरी के लिए भी उपलब्ध होगा। नेक्स्ट जो करंट इशू है यह है कि भूमिगत कोयला गैसीकरण हेतु पहली पायलट परियोजना। जून 2024 में कोयला मंत्रालय के रणनीतिक निर्देशन के अंतर्गत ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। कौन सी? तो ये भारत की पहली पायलट परियोजना है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इस पहल का उद्देश्य कोयला गैसीकरण के उपयोग के माध्यम से इसे औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करना है। इन गैसों का उपयोग सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, ईंधन, उर्वरक, विस्फोटक और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए रासायनिक फीडस्टॉक बनाने के लिए किया जा सकता है। दिसंबर 2015 में कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट युक्त क्षेत्रों में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक व्यापक नीति ढांचे की मंजूरी दी थी। इस नीति के अनुरूप कोल इंडिया ने भारतीय भू खनन स्थितियों के अनुरूप भूमिगत कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए कास्ता कोयला ब्लॉक का चयन किया। कास्ता कोयला ब्लॉक कहाँ पे है? तो यह झारखंड में स्थित है। झारखंड के जामताड़ा जिले में यहाँ ऊपर दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस परियोजना का प्रबंधन ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि ECL द्वारा रांची झारखंड में सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट और कनाडा की एर्गो एनर्जी टेक्नोलॉजी इंक सहयोग से किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न उद्यम कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को 414 खदानों का अधिग्रहण करके की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मित्सुबिशी द्वारा TVS समूह की हिस्सेदारी का अधिग्रहण। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन द्वारा TVS सर्टिफाइड प्राइवेट लिमिटेड और TVS व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की कुछ इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी 11 जून 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा की गई। प्रस्तावित अधिग्रहण मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन द्वारा TVS सर्टिफाइड प्राइवेट लिमिटेड एवं TVS व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने से संबंधित है। मित्सुबिशी एक वैश्विक एकीकृत व्यावसायिक उद्यम है जो 90 देशों और क्षेत्रों में कार्यालयों और सहायक कंपनियों और दुनिया भर में लगभग 1700 समूह कंपनियों के साथ व्यवसायों का विकास और संचालन करता है। साथ ही यह प्राकृतिक गैस, औद्योगिक सामग्री, पेट्रोलियम और रसायन, खनिज संसाधन, औद्योगिक अवसंरचना, ऑटोमोटिव और मोबिलिटी, खाद्य उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, विद्युत समाधान और शहरी विकास सहित अन्य उद्योगों में काम करता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जून 2024 में मिराए एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने भारत का पहला
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मिराय एसेट निफ्टी ईवी एवं न्यू एज ऑटोमोटिव ETF लॉन्च किया। यह फंड भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होगा जो इलेक्ट्रिक वाहनों और न्यू एज ऑटोमोटिव सेगमेंट पर केंद्रित होगा। इस फंड का उद्देश्य निवेशकों को गतिशील और तेजी से विकसित हो रहे ऑटोमोटिव सेक्टर और महत्वपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सबसे आगे रहने वाले कंपनियों को इक्विटी में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि के अवसर जो है प्रदान करना। यह एक ओपन एडेड स्कीम है जो निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव टोटल रिटर्न इंडेक्स की ट्रैकिंग करता है। साथ ही योजना का नया फंड ऑफर 24 जून 2024 से 5 जुलाई 2024 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। यह योजना 11 जुलाई 2024 को निरंतर बिक्री और पुनः खरीद के लिए फिर से खुलेगी। योजना का नया फंड ऑफर अवधि के दौरान न्यूनतम प्रारंभिक निवेश 5,000 रुपये है। इसके बाद 1 रुपये के गुणकों के निवेश की अनुमति है। इस योजना का प्रबंधन फंड मैनेजर एकता गाला और अक्षय उदेसी द्वारा किया जाएगा। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बैंकिंग, फाइनेंस और उद्योग व्यवसाय से संबंधित जिनको हमने सॉल्व कर लिया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बातें हमने ऊपर कही हैं वीडियो की स्टार्टिंग में बताई हैं वो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा और उसका हमेशा ध्यान रखिए ताकि आप मुसीबत में ना पड़ें और सतर्क रहें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।